हम ऑन एयर है? नहीं, अभी हम रिहर्स कर रहे हैं। तो दोबारा से बात स्टार्ट करते हैं। दोबारा से बात नहीं, एक्चुअली हम पर तो पाबंदी लगी हुई है, लाइसेंस मुअत्तल है जनाब। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और ये हैं अशफाक इसहाक सिद्दीकी, आपका जाना माना और पहचाना। और आई एम श्योर कि ये जो हो सकता है कि केबल पर किसी हद तक आप ये नशरियात नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए आप बाखबर रहना चाहें और बाखबर सवेरा देखना चाहें और इसके साथ साथ ARY न्यूज़ की नशरियात देखना चाहें तो उस पर कोई ममानियत नहीं है। और आई एम डैम श्योर कि इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं, ये जो काली घटाएं हैं, ये बादल भी छट जाएंगे, बहुत जल्दी छट जाएंगे और रिलीफ मिल जाएगा। एहतजाज चूँकि इस हवाले से हो रहा है, पाबंदियाँ किसी दौर में भी आप कितनी भी लगा लें, जो गैर कानूनी पाबंदियाँ होती हैं वो कभी भी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती हैं। पाबंदियाँ मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि हम 21st सेंचुरी में, अशफाक 21st सेंचुरी में, जहाँ पर किसी भी तरीके से आप इजहार राय को रोक नहीं सकते। और ये जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो वैसे ही अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके चल रहा होता है। सोशल मीडिया पर देख लें, 3 साल पहले की, 5 साल पहले की वीडियोस, कहानियां बयान लोग कर देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी पाबंदियां लगाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ पाबंदी से याद आया कि भाई आगे मतलब IMF की जानिब से जो पाबंदियाँ हैं, उन्होंने तो हमें जकड़ लेना है और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में क्या हशर होगा वो देखने वाला होगा। साथ ही साथ माह रमज़ान से मुनासिबत से एक और बात भी याद आई, गर्मी कितनी हो गई भाई अभी से। गर्मी, मौसम चेंज होने जा रहा है जी, और हो गया है, मार्च का फरवरी से ही हो गया है। मैं इस्लामाबाद में हमारे एक रिपोर्टर उनसे बात करी, जो कह रहे थे रात में तो हम स्वेटर पहन रहे हैं। मैंने कहा कमाल है, रात में तो हम ये सोच रहे हैं कि AC कब से ऑन करें, और आपने AC ऑन कर दिया है कि नहीं कर दिया है, या अभी आप बिजली का बिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इशफाक, क्या कर रहे हैं जी? और आज हमारे शो में भी हम अपने जख्मों पर भी मरहम नहीं रखेंगे, बल्कि एक साहब ने जैसा कि हमें बताया तो उस पर नमक छिड़केंगे, क्योंकि कई मकामात अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पर अभी बर्फ़बारी हो रही है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सुनकर और ये सोचकर मेरे इस मासूम से नन्हे से दिल पर क्या बीत रही होगी। तो आप भी ये सोचिए। हम टॉप स्टोरीज पर चलें, टॉप स्टोरीज की तरफ। ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर PFUJ का इस्लामाबाद में एहतजाज, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। काला कानून नामंजूर, ARY न्यूज़ को बहाल करो के नारे लगाए। मुल्क में सियासी अफरा तफरी, सख्त बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। इंतखाबात और मुज़ाकरात पर कोई तैयार, किसी का इनकार। आसिफ सरदारी कहते हैं कि इमरान खान गैर सियासी शख्स है, बात नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में गुलकारा अदाकारा हदीका कियानी की वसीला राह मुहिम का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासिरीन को 100 घरों का तोहफा दे दिया। पाक फौज और मुखैर हजरात का तामुन भी हासिल रहा। और मौसम के तेवर समझ से बालातर, मार्च में ही जून जुलाई वाली गर्मी ने चेहरा करा दिया। कराची में दर्जा हरारत 35 को छू गया, 37 डिग्री की पेशगोई। तो जनाब, और दिन का आगाज़ आज भी बड़ा हैपनिंग डे हो सकता है, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिस केस के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, यानी कि तोशा खाना, उसकी समाअत आज होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। और केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि सीनियर लीगल टीम 10 बजे खान साहब की पेश होगी, तो शायद इसी की वजह से ऐसा किया गया। शाह खालिद मजीद हमें तफसीलात इससे मुतालिक दे रहे हैं, बताइएगा जी अब तक क्या हुआ? देखिए, इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ने की है और आज उन्होंने इस्तफसार किया कि अदालत को बताए कि इमरान खान कब पेश होंगे। जबकि इमरान खान की जूनियर वकील अदालत के रूबरू पेश हो गए, जबकि मोहसिन शाहनवाज रांझा और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन भी अदालत में पेश हुए। सरदार मसरूफ खान ने कहा कि इमरान खान की पेशी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन लीगल टीम कुछ देर बाद अदालत में पेश होंगे। जज ने इस्तफसार किया कि आपके पास इमरान खान की कचहरी पेशी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस पर उन्हें बताया गया कि इमरान खान की सीनियर लीगल टीम जो है 10 बजे अदालत में पेश होंगे और ये अदालत को वो बताएंगे। जज ने फिर इस्तफसार किया इमरान खान के जामिन जो है वो अदालत में अब तक पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जामिन को कैसे नोटिस कर सकते हैं,
तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके बाद समाअत में वक्फा कर लिया गया है। जबकि इमरान खान की नॉन बेलेबल वारंट जो है वो अदालत ने जारी किए है, और अगर आज इमरान खान पेश नहीं हो सकते तो उसके बाद फिर अदालत ने फैसला करना है। 10 बजे तक का टाइम दिया है। 10 बजे इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। ठीक है, शाह खालिद हमें बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं 10 बजे के बाद क्या कार्रवाई होती है। और इमरान खान की जो टीम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, इस वजह से सिक्योरिटी भी नहीं हुकूमत ले रही, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है। तो ऐसे में अब उनकी लीगल टीम आगे क्या डिसाइड करती है, देखेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं बंदिश की। आज भी ARY न्यूज़ केबल पर नहीं आ रहा और ये लाइसेंस मुअत्तल किया गया है पेमरा की जानिब से, और चुटकी बजाते हुए पेमरा की जानिब से ऐसा किया गया कि इस एक यानी कि बयान और तकरीर नशर न करने का हुक्मनामा जारी किया और फिर 9 बजे ये कार्रवाई। हालांकि बयान नशर नहीं किया था ARY न्यूज़ ने। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ड्यू प्रोसेस होता है। हाँ जी, ड्यू प्रोसेस होता है, उसके अंदर पहले शो कॉज किया जाता है, इज़हार वजूह का नोटिस जिसे कहा जाता है, वो देने के बाद फिर आपसे उसकी वजह बयान करने का कहा जाता है। और अगर आपका जवाब पेमरा के मुताबिक तसल्ली बख्श ना हो तो फिर कोई कार्रवाई का सोचा जाता है, और इसमें वक्त लगता है, इसमें दिन लगते हैं। यहाँ पर चंद मिनटों में जो कार्रवाई की गई वो फिर इंडिकेट करती है कि ये प्रेशर मतलब यूं नोटिस आया है और यूं नशरियात बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। और जो दीगर चैनल्स हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे हामिद मीर साहब के शो में, उन्होंने ये सवाल किया कि भाई दिखाया तो सबने था, तो आपने एक ही चैनल को क्यों पिक एंड चूज किया। तो खुद वो फरमाते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हुकूमत के एक अहम शख्सियत ये सोच रही है, उसके बावजूद भी ये पाबंदियों का नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो ये इंडिकेशन दे रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा है और ऐसा पेमरा अस खुद कर रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए ना, हुकूमत से आजाद वो कह रहे जी हम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो साडा ही देश की कसूर। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। अच्छा, तो ये राना साहब की जो असल बात है वो मुझे इशफाक ने समझा दी है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, जो हमारी दानिश में हमें समझ आई है। लेकिन जनाब आप इससे ये ना सोचें हम आपको अच्छी गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी खबरें सुना रहे हैं, हालांकि पाबंदी लगी हुई नहीं देख सकते, लेकिन आप इसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसके लिंक पर जाके हमारी लाइव नशियात देख सकते हैं। और साथ ही इसका एक ये भी एंगल है, ये भी पहलू है कि यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, जिसको आप जब चाहे ख़तरे में डाल देते हैं। तो ये अच्छा जी, पाबंदियों का सिलसिला तो जनाब जारी। और अच्छा, पेमरा की जो कानूनी नोटिस और ये जो लाइसेंस जिस तरह से मुअत्तल किया गया है, इस पर माहिरीन कानून क्या कहते हैं, ये आपको पहले दिखाते हैं। एक चैनल को बंद करने या सस्पेंड करने से पहले उसको शो कॉज नोटिस देते हैं अंडर द पेमरा ऑर्डिनेंस, वो उसका जवाब देते हैं, जवाब देने के बाद सुनवाई होती है और फिर आप उसको बंद करते हैं। जो यकमुश्त बंद करने का रिवाज है, ये पावर सिर्फ पेमरा को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तब दी गई है अगर कोई बहुत ही ग्रेव सिचुएशन हो जाए। ये कहाँ से ग्रेव सिचुएशन है कि आपने एक चीज जिसकी अभी पूरी तरह उसका डिटर्मिन भी नहीं हुआ कि वो तकरीर चली है नहीं चली, आप एक चैनल को बंद कर दें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। ये पेमरा के कानून में किसी तरह इन्विजिड नहीं है, ना ही आईनी है। इसके लिए सेक्शन 26 पेमरा ऑर्डिनेंस में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनाई जाती है, जहां पर प्राइवेट लोग होते हैं जो भी सुनते हैं। लेकिन ये पेमरा ने इसका रविश कि ये इस चीज को खुद सुनकर डायरेक्टली दिन फैसला करते हैं। इस तरह के ऑर्डर को तो पास्ट में नज़ायर हैं कि फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी के बोलने का हक नहीं बंद किया जा सकता। आर्टिकल 19 और 19A का हमारे आइन का बहुत क्लियर है। अगर आपको कोई बात से एतराज है, कोई चीज गलत है उसमें, उसके मुताबिक आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और जो पेमरा है वो अपैरेंटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो एक्ट कर रहा है वो तो ऐसे लग रहा है द विम्स एंड विशेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एक्ट कर रहा है। और ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, चाहे किसी भी चैनल के साथ हो, ARY हो या कोई भी चैनल हो। तो इनकी राय आपने सुन ली कानूनी माहिर की। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जो ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, सिंध असेंबली में इसके खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा कराई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी और PTI GTA हम आवाज़ रहे। सिंध असेंबली में भरपूर एहतजाज किया गया, जबकि ARY न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली पर PFUJ ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया और सदर हैं PFUJ के अफजल भट्ट, उन्होंने खिताब भी किया। कहा कि अगर ARY न्यूज़ को बहाल ना किया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा और पेमरा के दफ्तर के सामने ये एहतजाज किया जाएगा। तो इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब। कल भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, निकाला था, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये ज़ाहिर है कि कल भी हमने आपसे गुफ्तगू की थी, आप उसके बाद प्रोटेस्ट में भी शरीक रहे, फिर बात भी की। कल से लेके अब तक क्या कोई प्रोग्रेस हुई है इस मामले पर, लाइसेंस की बहाली के हवाले से?
देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि जो कुछ इस वक्त पैमरा ने किया है और जिस तरह मुसलसल ARY को टारगेट किया जा रहा है, तो ARY के वर्कर, ARY की मैनेजमेंट जो है, मेरा ख्याल है अब वो ये कहने में हक बजाने में है कि मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ARY को नोटिस जारी नहीं होता, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ARY के किसी रिपोर्टर को, किसी एंकर को, किसी कैमरामैन के हवाले से या ओवरऑल पॉलिसी के हवाले से कोई नोटिस जारी ना किया जाए। चलो जी, इस हद तक तो हम समझते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होता, लेकिन जो कुछ पैमरा ने खुद किया है अभी 2 दिन पहले ARY के साथ, इसकी ना कोई अखलाकियात इजाज़त देता है, ना कोई आइन इजाज़त देता है, ना पैमरा के रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं। पूरी दुनिया का एक फंडामेंटल राइट है, एक कानून है, पूरी दुनिया ये समझ जानती है कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो सबसे पहले उसे सफाई का मौका दिया जाता है, खा वो परा पंचायत की सूरत में हो, खा वो किसी अदालत की सूरत में हो, खा कमेटी की सूरत में हो। तो पैमरा के अपने रूल जो है वो डिटरमिन है, जिसमें एक पूरा प्रोसीजर है कि अगर एक किसी रिपोर्ट पर कोई कंप्लेंट आती है तो क्या होगा, किसी रिपोर्टर के खिलाफ है तो क्या होगा, एंकर के खिलाफ है तो क्या होगा, टीवी चैनल की पॉलिसी के खिलाफ है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ तो खुद ही पैमरा मुद्दई भी बन गया और खुद ही मुंसब बन गया कि एक नोटिस जारी करने की बजाय पहले एक नोटिस जारी किया कि आप इमरान खान की तकरीर नशर नहीं कर सकते, और फिर वहाँ अगर कोई टेक्निकल बंदा होता तो उसको पता होना चाहिए था कि जब न्यूज़ बुलेटिन जो 9 बजे का बड़ा बुलेटिन है उसको किस तरह तैयार करती हैं तमाम टीवी चैनल्स की टीमें, कि फर्स्ट हेडलाइन क्या होगी, सेकंड हेडलाइन क्या होगी, थर्ड हेडलाइन क्या होगी। तो जब तक पैमरा का ऑर्डर आया तो जो उस वक्त हेडलाइन का रनडाउन तैयार होता है, काफी काम, यस, अच्छा, वो सब कुछ तैयार होता है। अफजल भट्ट साहब, सर ये बताएं आप कि अपना क्या असेसमेंट है सारी सूरत हाल में, जितनी पाबंदियां, जितने नोटिस आ चुके हैं, क्या माजी में आपने ऐसा देखा और किस दौर से आप इसका कंपैरिजन करेंगे, और क्या किया जाए कि जो सहाफ़ती तंजीमों पर या मीडिया चैनल्स पर सहाफ़ियों पर जो पाबंदियां हैं, उन जो हरासा किया जा रहा है, उससे कैसे बचा जाए, क्या लाहेमल इख्तियार किया जाए? देखिए, ये पाकिस्तान का ही इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। जब वहाँ की हुकूमतें अनपॉपुलर डिसीजन लेती हैं, किसी भी मुल्क की हुकूमत हो वो अनपॉपुलर डिसीजन ले, महंगाई का अजाब हो, लाकानूनियत हो, तो वो अपनी मीटिंगों में बैठकर इन चीज़ों की सलाह करने की कोशिश नहीं करती हुकूमतें। वो देखती हैं कि अवाम तक इनकी ये चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो मीडिया पर डालने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपनी खामियां दूर करें। हालांकि हम अक्सर ये कहते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेकर जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब तक हम हर हुकूमत से ये कहते आए हैं कि भाई पाकिस्तान का मीडिया नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो एक आईने का किरदार अदा करता है, ताकि जब आप इस आईने के सामने खड़े हों, आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा हो तो आप उसको साफ कर लें। लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही है कि जब आप आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, हुक्मरान आईने के सामने आते हैं, अपने दाग धब्बे को देखते हैं, तो वो दाग धब्बा साफ करने की बजाय, अपना चेहरा साफ करने की बजाय वो आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यही मुसलसल ARY के साथ हो रहा है कि एक मुख्तर अरसे के दौरान 3 मरतबा ARY का लाइसेंस मनसूख किया गया, नशरियात में तो तत्तल डाला गया दर्जनों बार, लेकिन लाइसेंस इतनी तेज़ी से किसी चैनल के खिलाफ 3 मरतबा उसका लाइसेंस मनसूख करने की पाकिस्तान में इतने मुख्तर अरसे की कोई मिसाल नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान की अदलिया का कि उन्होंने हमेशा हमें रिलीफ दिया है, और अब भी हमें यकीन है कि अदलिया से हमें रिलीफ मिलेगा। बहरहाल PFJ ने यह फैसला किया है कि हम
ARY की बहाली की जंग हर सूरत में लड़ेंगे कि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये सीधा प्रेस फ्रीडम का पर अटैक का केस है कि किसी मुनासिब वजह के बगैर ARY का लाइसेंस मंसूख करना, ये सबसे बड़ी सजा का अख्तियार है पैमरा के पास। पैमरा का जब अख्तियार शुरू होता है, कोई मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में जाता है तो तयन होता है कि गलती कितनी थी, सजा कितनी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उन्होंने जो उनके पास इख्तियारात का आखिरी दर्जा था, उस दर्जे को इस्तेमाल करते हुए ARY का लाइसेंस मंसूख कर दिया, जिससे ये साबित होता है कि ये तमाम तर मामला बदनीयती पर मबनी है। इमरान खान की तकरीर का कुछ हिस्सा चलना एक बहाना है, असल में ARY निशाना है इस बात का कि जो चीज़ें हुकूमत को पसंद नहीं है, अवाम की बात करना, महंगाई की बात करना, मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल है उस पर बात करना, ये सारी चीज़ें जो है हुकूमत को पसंद नहीं है। अच्छा, तो भट्ट साहब, अब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या आपके जहन में कोई टाइम फ्रेम होगा, जाहिर है कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना है, और जाहिर है कब तक आप ये बहाली देख रहे हैं ARY न्यूज़ के लाइसेंस की? देखें, मुझे तो इसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। आज भी अभी PFUJ आ रही है और नेशनल प्रेस क्लब का जो डेलीगेशन है, इसकी बात होगी, चेयरमैन पैमरा के साथ मुलाकात होगी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मुलाकात होगी, दूसरी जद्दोजहद अदालतों में लड़ रहे हैं। तीसरा प्लानिंग ये की जा रही है कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती और ये ARY को बंद करके ARY के 6000 जो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट हैं उन पर जो है वो उनके मुआशी कत्ल की तलवार लटकाई रखती है, तो फिर हमारे पास सड़कों पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और फिर हम मुल्क की एहतजाज की कॉल भी देंगे, क्योंकि हम सड़कों पर भी ये अपनी स्ट्रगल करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे, अदालतों के अंदर भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट हाउस का फ्लोर भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत और पैमरा का ये जो डिसीजन है ये ज़्यादा देर चलता नज़र नहीं आता। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ARY की नशियात बहाल होंगी। बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ थे और हमेशा तबाना आवाज़ बन के खड़े होते हैं जब भी सहाफ़ियों और मीडिया चैनल्स या फिर मीडिया आउटलेट्स पर इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। देखते हैं जी इंशाअल्लाह कब तक ये बहाली का सिलसिला शुरू होता है। दूसरी जानिब जो सियासी मंजरनामा है इशफाक, उसमें हम बजाय इसके कि टेम्परेचर डाउन हो, हम देख रहे हैं उसमें तेज़ी आ रही है, और जबकि पंजाब में इलेक्शन होने हैं 30 अप्रैल को, बहुत कम टाइम रह गया है। ऐसे में आसिफ अली जरदारी हो या दीगर सियासी रहनुमा, उनकी जानिब से बयानात आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, और साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं हमें हालात का पता था, मईशत कैसी है, लेकिन मुल्क को बचाना था। सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है, लेकिन बात नहीं हो सकती तो वो इमरान खान से नहीं हो सकती। अच्छा, वो समझते हैं सियासी नहीं है। हाँ। अच्छा, खैर, ये तो फिर डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट आया है, मुज़ाकरात के हवाले से वो अक्सर बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता ही अपनाना चाहिए, लेकिन साथ ही इमरान खान को वो गैर सियासी शख्स करार देते हुए कहते हैं कि उनसे बात नहीं कर सकते। तो फिर आपको मामलात कैसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर सियासी क़ुव्वतें आपस में नहीं बैठेंगी तो? मुझे समझ में ये नहीं आता कि मामले आगे बढ़ाने और एक जगह रुक जाने का इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है। मुल्क में हुकूमत है जो टाइम पर इंतखाबात कराना चाहती है, यानी वोट देने लेने इंतखाबात कराने का कोई इशू नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, इस असेंबली में इंतखाबात तो होने हैं ना, वो होंगे। हुकूमत चाहती है कि फुल टाइम के बाद हो, कोई और चाहता है पहले हो। जानबूझकर माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जिसमें प्रेशराइज की जा सके बात को कि जी हुकूमत पहले कराए इलेक्शन, तो सर पहले अब तो कराए पंजाब की तो इलेक्शन। डेट आ गई ना, अब तो वो तो हो रहा है ना निसार खोड़ो साहब। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक वजीर आला
जो एतमाद का वोट लेता है उसको एतमाद का वोट मिल जाता है, न मिलता तो और बात थी कि जी मुझे एतमाद नहीं है मेरी पर असेंबली का, इसलिए मैं डिसॉल्व करता हूं। अच्छा, लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद डिसॉल्व करने का मुझे नहीं तुक समझ में आ रहा, हो सकता है इमरान खान को आ रहा हो। अच्छा, ये सारा कुछ इसलिए था कि इन्फ्लुएंस कर सके जी कि जी बाकी जो सूबे हैं जी जी वो भी पहले हो जाएं। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, जी जी। हमने फैसला कर दिया भाई इलेक्शन हो रहे हैं, हम खड़े होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है क्योंकि वजीर खजाना कहते हैं जी उन्हें तो अक्टूबर नवंबर में भी इंतखाबात नहीं दिख रहा है, पैसे कहाँ से दें, पैसे नहीं है। तो सर जब ये बयानात आते हैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है हुकूमत की, तो फिर तो ये सवाल बनता है कि वाकई इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है। अगर ऐसी बात हुई तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हमारे चेयरमैन ने कहा कि न वक्त से पहले और न वक्त के बाद हम इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि असेंबलियों का टर्म पूरा हो, ठीक है, एक मौक़िफ़ है। कोई कहता है कि असेंबलियां कोई माना नहीं रखती और मैं पहले डिसॉल्व कर देता हूं, अवाम की बेइज्जती कर देता हूं, वोट की बेइज्जती कर देता हूं। अवाम ने वोट दिया 5 साल के लिए, लेकिन मैं डिसॉल्व करता हूं। दो मौक़िफ़ हैं। अच्छा, लेकिन उसमें निसार लड़ाई खोड़ा चल साहब, रही है। ये मौक़िफ़ आपका अपनी जगह, लेकिन आप नहीं समझते कि 26 नवंबर के बाद से जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तब से ये मुतालबात उनसे किए जाते रहे कि अगर आपको इतने ही फिक्र है, इंतखाबात आप कराना चाहते हैं और आप खुश नहीं हैं, तो जिन जिन सूबों में आपकी हुकूमत है वहाँ पर आप असम्बलियाँ तोड़ें। और यही पीडीएम की जमातें भी और बाज़ औक़ात पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ये कहते नज़र आए, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, पूरे जनरल इलेक्शंस के लिए राह साज़गार हो जाएगी और जनरल इलेक्शंस करवाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि वो अवाम के मैंडेट से खेलने की कोशिश। नहीं, मुझे आप ये समझाओ कि वक्त से पहले इलेक्शन कराने का तुक क्या बनता है और क्यों होती हैं। या तो हुकूमत वक्त को एतमाद न रहा हो। लेकिन सर अब तो असेंबली तहलील हो गई ना और उसमें अदालती फैसले भी आ गए, अब आईनी कदगन भी। अब आपका सवाल क्या, अब आपका सवाल क्या है फिर? अब आपका सवाल क्या था? सवाल ये है, आपने आसिफ अली जरदारी साहब का हमने उनसे जरदारी साहब का हवाला दिया। जी जी, कहते हैं बातचीत करने में कोई मुज़ायका नहीं, अच्छी बात है बातचीत करना, सियासत में बातचीत करना होता है, सियासत में बातचीत करना होता है। और लेकिन इमरान खान गैर सियासी आदमी है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे उनसे। तो ये तो इमरान खान के रवैये ने साबित किया है ना इमरान खान के लिए। सर वो इस वक्त एक बड़े स्टेक होल्डर हैं इसी सियासत के, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में वो खुद बताते हैं कि 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। पोल सर्वेज आते हैं, उसमें मालूम होता है इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो तमाम इस वक्त जो सियासतदान है उनसे ऊपर है। मोहतरमा, जो जीते तो जीतने का मतलब क्या है? आए असेंबली में, उठाया हल्फ, उन्होंने निकाली आवाज अपनी आवाम के लिए। हम गुफ्तगू के पैराए अभी में भी 6 और 7 और सियासी मैदान में जो जमातें उस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं क्या बात करूं? मैं भी तो वही बात कर रहा हूं। अगर कोई इलेक्शन में खड़ा है और कह रहा है कि देखो मैंने कितने सीटें जीती, तो जीतने के बाद जाते आना वहां, हल्फ उठाता ना, जाके अपनी शो बताता ना बातें। इलेक्शन में खड़ा क्यों था? असेंबली में जाने के लिए या बाहर बैठने के लिए? अच्छा निसार खोड़ा साहब, तो आप क्या समझते हैं? ये बात आपकी एक लिहाज से भजा है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन फिर अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो आपकी नज़र में अवाम उनको वोट क्यों देते हैं? आप ये बता दीजिए। मुझे बताओ, अवाम ये चाहते हैं कि असेंबलियां ना हो, इलेक्शन ना हो? इलेक्शन में वोट किया है। निसार खोड़ा साहब, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझते हुए वोट मिला है जी, मैं आपकी बात को समझते हुए ये कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब इलेक्शंस में जा रहे हैं और एक नहीं 7 हलकों से खड़े हो रहे हैं और लोग ये जान रहे हैं कि वो 7 हलकों से जीतने के बाद अगर जीत जाते हैं खान साहब तो वो 7 जगह पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक जगह से उन्हें हल्फ लेके जाना होगा, बाकी जगहों पे दोबारा इंतखाबात होंगे।
उसके बावजूद नहीं, अवाम उन्होंने तो उनको ऐलान वोट किया था, देते मैं हैं। जाऊंगा भी नहीं। आखिर क्यों? उन्होंने ऐलान किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी वोट दिए। मैं जीत कर भी हल्फ नहीं उठाऊंगा, फिर भी मुझे वोट मिले। उन्होंने तो ये कहा था। इलेक्शन जीतने के बाद इमरान ने ये कहा कि मैं तो कह चुका था कि मैं जाऊंगा ही सर, नहीं आप मानते असेंबली, हैं अवाम की लेकिन सपोर्ट फिर है भी उन्हें? अवाम ने मुझे वोट दी। अवाम चाहते हैं उन्हें, इसलिए वोट अवाम भी की दे रहे हैं। वोट सपोर्ट है क्यों दे तो रहे हैं? वो तो पूछे ना किस अंदाज से उन्होंने बातें की। एक यहाँ है माहौल, हो सकता है लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोच रहे हों, हो सकता है कई मौके पे उसकी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी लगती। अगर इस माहौल में वो खड़ा हुआ सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन देखो मुझे वोट मिल गए, तो ये भी तो एक है चीज कि आदमी आजमा के दिखा देता है, एक शो करके दिखा देता है। लेकिन मैं माफी के साथ, माजरत के साथ असेंबली में क्यों नहीं जाता? नहीं जाऊंगा। अचानक उनको ख्याल आता है कि कल को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसलिए मैं अगर वापस जाऊंगा तो फिर मुझसे मशवरा किया जाएगा, जाहिर है। फिर वो असेंबली की इस्तीफा है, सब खत्म। राजा रियाज साहब अभी इस वक्त अपोजिशन के लीडर बने हुए हैं, लेकिन लिख के भेजा कि जी हमें लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, क्योंकि हम तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मशवरा करने के अहल बनना चाहते हैं। अभी वापस क्यों जा रहा है? कल नहीं जा रहा था, आज जा रहा है। कल इस्तीफा दे रहा था, आज वापस ले रहा है। गैर सियासी तो मैं इसको ही कहूंगा ना। अच्छा, एक चीज ये हम जब बताइएगा थे कि राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात, डिजिटल मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बाद, यानी कि पहले मरदमशुमारी होगी 30 मार्च तक, उसका नतीजा आ जाएगा बकौल उनके, और उसके बाद फिर 4 महीने तक फिर पाबंद हो जाते हैं कि आप हल्का बंदियां करें। तो 31 जुलाई के बाद ही वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस हों, उसके बाद की तारीखों की वो बात करें। देखिए, बात सुने, इस गैर सियासी शख्स ने या इमरान खान साहब ने, उसकी काबीना ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मिलकर एक आर्जी मरदमशुमारी को परमानेंट करार देने के लिए फैसला किया। अच्छा, इस वक्त हम जो बैठे हुए हैं 2017 की हुई मरदमशुमारी आर्जी थी। जी जी, सिर्फ एक टाइम के लिए इजाजत दी गई थी कि जी चलो इसी लिस्ट पर इसको इलेक्शन कराई जाए, उसको परमानेंट कर दिया। साथ ही इमरान खान की हुकूमत ने कहा था कि हम डिजिटल मरदमशुमारी करेंगे, नई डिलिमिटेशन होगी, अगला इलेक्शन जो है वो नई डिजिटल मरदमशुमारी और कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद होगा। सही। ये मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला नहीं है, हाँ। ये इमरान खान की हुकूमत का फैसला है, चलिए। क्योंकि उन्होंने एक आर्जी लिस्ट को परमानेंट करार दे दिया, साथ ही हमें ये ऑप्शन और अल्टरनेट दे दिया कि हम ये करना चाहते हैं। 31 जुलाई के बाद फिर 90 दिन का टाइम दरकार आपके मुताबिक और राना साहब के मुताबिक होगा, जो खान साहब की अपनी हुकूमत का फैसला था। तो अब अदालत की जानिब से अगर पूछा जाता है कि 90 दिन में इंतखाबात क्यों ना हुए, तो ये तौजीह पेश की जाएगी। देखें, बात सुने, ये मरदमशुमारी की बात राना सनाउल्लाह साहब ने की, एहसन इकबाल साहब ने की, सब ने की कि तो इमरान खान का खुद का फैसला है, उसको ये क्यों नहीं याद आया? मरदमशुमारी में किसी का रह जाना लोगों को डिसएनफ्रांचाइज करना है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मामला हमने सिंध में भी देखा था निसार साहब। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो वहाँ पर भी एक जमात यानी कि MQM की जानिब से एसी हल्का बंदियों को इशू बना के उन्होंने कहा था जी के पहले ये मामला हल हो, लेकिन हम इसमें इंतखाबात में हिस्सा नहीं। तो ये तमाम तरह हालात है, इससे देख के अंदाजा होता है कि बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, बात करने को तैयार नहीं है जी। तो ये मसला अब अच्छा, निसार खोड़े साहब हैं अभी हमारे साथ, तो वो बात अपनी मुकम्मल कर रहे थे, तो उनको जरा जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे, जी जी निसार वो इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के बाद हुए थे। ठीक है, उस वक्त ये परमानेंट हो चुकी थी। ऑलराइट। इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 1.5 साल गुजर गया है या साल गुजरा है, ये पहले की बात है उससे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। निसार खोड़े साहब गुफ्तगू कर रहे थे और सियासी
सुबह सुबह आपने गुफ्तगू मुलाहिजा किया है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिसने सिंध में तबाहकारियां की, बलूचिस्तान में तबाहकारियां की, और हमने देखा कि किस तरीके से लोग दरबदर हुए, क्या मुश्किलात हुई। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं कि जिन्हें देख के सबको ना सिर्फ इंस्पिरेशन मिलती है बल्कि वो हैरान होते हैं कि कैसे इतना पहाड़ जैसा काम उन्होंने कर दिया। तो मारूफ गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी, कौन उनसे वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने सैलाब से उजड़े आशियानों को फिर ज़िंदगी का मस्कन बनाया। उन्होंने बलूचिस्तान में सैलाब से बर्बाद होने वाले और घरों को और वहाँ पे लोगों को 100 नए घर तामीर करवा के आबाद करवाया। और ना सिर्फ घर बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि वो भी सहूलतें फ़राहम की गई हैं, जैसे कि मैटरनिटी क्लिनिक बनाए गए हैं, साथ ही दीगर जो जहाँ पे जाके लोग अपनी ख़रीदारी कर सकें, जो उन्हें सहूलतें मैसर आ सकें। स्कूल, मसाजिद, मैटरनिटी होम बनाया। पाक फ़ौज की फ़राहम करदा लेडी डॉक्टर्स की खदमात वहाँ पर हैं, वो खदमात अंजाम दे रही है। इब्तदाई तौर पर ये जो मुहिम है वसीला राह जिसका नाम है, इसके तहत बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को ज़रूरी अशिया भी फराहम की गई थी। और फिर ये और अशफाक, मैं टाइमलाइन देख रही थी हदीका के ट्विटर पे जाके, तो उन्होंने नवंबर अक्टूबर में गालिबन इसका आगाज़ किया था और विद इन लाइक 4 मंथ्स हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये 100 घर तामीर हो गए। नहीं, ज़बरदस्त। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी नीयत हो और आपका इरादा हो, अज़्म पुख्ता हो, तो फिर ज़ाहिर है कि और आप कदम बढ़ाएं तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। दावे तो वैसे सभी करते हैं लाखों घरों के, नौकरियों के, लेकिन जो करने वाला होता है वो फिर कर जाता है कम वसाइल के बावजूद। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ गुलकारा, अदाकारा और समाजी रहनुमा हदीका कियानी साहिबा। हदीका, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। अब ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर है कि सैलाब की डेविस्टेशन जो है वो बेसिकली स्लो डेविस्टेशन होती है। अभी जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया तो उसके अंदर तबाहकारियाँ सडन थी, तो लोग जो आलमी बरादरी है वो भी फ़ौरन फील करती है, लेकिन सैलाब में स्लो डेविस्टेशन होती है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, लेकिन उस तरह से लोग एहसास नहीं कर पा रहे थे। आपने किस तरीके से ये बेड़ा उठाया कि भाई ये काम करना है मुझे? सदफ और अशफाक, मुझे अपने शो पे बुलाने का। आपकी जो बात है वो मैं थोड़ा सा 2010 से लेके आती हूँ कि 2010 के सैलाब में मैंने तकरीबन 255 हाउसेस बनाए थे, क्योंकि जाहिर है वो डिजिटल दौर नहीं था। तो वहाँ पे केपीके के इलाके में मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल और पांडा मला खान में मैंने घर बनाए थे और पक्के घर बनाए थे। रिलीफ वर्क के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने फिर मुझे कहा कि आप इतना काम कर रही हैं तो बारे में सोचें इन लोगों के, ताकि इनकी पक्की छतें हो जाएं। तो अब वो चूंकि होमवर्क हो चुका था मेरा, मेरी आवाज फीडबैक करी। तो अब चूंकि वो होमवर्क हो चुका था तो मुझे जो है मैंने फोकस किया कि मैं उस एक्सपीरियंस को चलते हुए, तो मैं अपने स्लाइड्स में अपने उस एक्सपीरियंस को उसमें इस्तेमाल करूं। तो मैंने फिर अपनी लाइफ का ये अहद बना लिया और ये सोच लिया कि मैंने जो है वो घर बनाने हैं और पक्के घर बनाने, और रिलीफ वर्क के साथ साथ फिर उस अज़्म को लेके चलते हुए और वो सोच का पुख्ता होना और यकीन होना अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि वो अल्लाह करवाएगा। जब उसने सोच डाली है तो वसीला राह का दिमाग में आया, नाम अम्मा के साथ शेयर किया। उस वक्त मेरी अम्मा वाज अलाइव, तो मुझे बस ये था कि वो हमेशा से चाहती थी कि मैं सोशल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। अल्लाह ताला ने नाम दिया है और इज्जत दी है, तो उसको उसकी मखलूक के ऊपर इस्तेमाल करूं। तो वो फिर मैंने, अल्लाह ताला ने रास्ते इस तरह से बनाए हैं मिराकुलस वे में अशफाक एंड सदफ के मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुझे नहीं लगता था कि जैसे मैं पता नहीं इतना बड़ी एक चीज तो कर रही हूँ, लेकिन इस चीज का यकीन जरूर था कि किसी ना किसी तरह वो करवा देगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत हेल्प की, वहाँ फैसिलिटेशन दी, क्योंकि आपको पता है वो ऑन ग्राउंड तो वहाँ पे वही हैं। तो उन्होंने सुपरवाइज किया। एफसी विंग के जो वहाँ पे कर्नल अहमद हैं, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे साथ साथ गाइडेंस मिलती गई और साथ साथ जो है वो फिर हम लोगों ने काफ़ी काउंटर मेजर्स लिए, इसलिए कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड नहीं आता, वहाँ पे एक वास्ट लेवल के ऊपर फ्लड आता है क्योंकि स्कैटर्ड एरिया है और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर हम लोगों ने इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो हैं वो उनको सिलेक्ट किया, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग की,
मैंने खुद, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम लोगों ने साइन कर लिया और सितंबर से मेरा काम शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो वैसे 3 महीने में ख़त्म होना था, लेकिन 5 महीने लग गए। अभी भी मेरी टाइमलाइन से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया। लेकिन अब जो है वो तंबू के इलाके में हम लोगों ने बनाए 100 घर ज़िला नसीराबाद में। लेकिन अब जो है हम डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में 76 का इलाका है जिसमें कुंडी विलेज है, उसको मैं अडॉप्ट कर रही हूँ और उसको एग्जैक्टली पूरा वही वाला विलेज बनेगा। उसमें मॉस्क होगी, उसमें प्राइमरी स्कूल होगा, उसमें ग्रोसरी स्टोर होगा और उसमें इंशाल्लाह ताला मैटरनिटी क्लिनिक भी बनाएंगे हम लोग। और ये 76 का इलाका है कुंडी, और इसमें 200 घर तामीर करने हैं। और आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि फंड्स जो हैं वो दिल खोल के आप दें, और जितनी जल्दी आप लोगों के फंड्स आएंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह ताला आई विल इंश्योर कि अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की सपोर्ट से 200 घर मैं आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह सितंबर तक। थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन आई वांट टू से वी लव यू हदीका, जो आपने काम किया है ना, इट्स सो इंस्पायरिंग। और होपफुली कि और लोग भी इसमें आगे बढ़ें, अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये आपने वो कर दिखाया जो लोग समझते थे नहीं हो सकता, हम तन्हे तन्हा अकेले काम नहीं कर सकते हैं। लोग कदम ही नहीं बढ़ाते ना, कहते हैं इतना बड़ा डिजास्टर है कैसे करें। तो थैंक यू सो मच सदफ और इशफाक, ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने करवाया है। और बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हदीका कियानी फॉर बी दस जी। तो जी कदम बढ़ाएं जी, 3.5 करोड़ लोग हैं और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर, आसान नहीं है कुछ भी, लेकिन हर कोई अपना हिस्सा डालेगा तो बहुत से काम हो सकते हैं और फिर अल्लाह भी मदद करता है। विल टेक अ ब्रेक हियर। वैसे तो जी इम्तिहान ही ज़िंदगी का नाम है, और हम घर से निकलते हैं तो अभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि जी बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। मतलब आप अंदाजा करें हमारी कराची की सड़कों पे कम इम्तिहान होता है? मतलब आप पथरीले ट्रैक की बात कर रहे हैं? बर्फीले नहीं, हम जहाँ से आते हैं तो हम हिचकोले खाते ट्रैक की, अचानक सामने आने वाले गड्ढे की जो कल मौजूद उस जगह पे नहीं होता। तो वो बड़ा एक पर्सनल लेवल पे एक धचका लगता है कि ये ऐसा लग रहा है इसने हमें डिसीव किया, मतलब रोज एक नई हमें धोखा दिया है। हम ये सोच रहे होते हैं कि आज ये गड्ढा नहीं होगा, लेकिन वो अचानक गुड़ुप करके गाड़ी लगती है। तो खैर हम बात कर रहे थे मैं कहाँ से कहाँ ले आता हूँ, इतना मैं पेसिमिस्टिक मेरी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो जनाब बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान, और मानसेरा के सयाती मुकाम शुगरान में डायरेक्टरेट यूथ अफेयर्स और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से जीप रैली मुनक्किद हुई और ड्राइवर्स ने कमाल महारत दिखाई वहाँ पर। डेफिनेटली, बिल्कुल कमाल महारत से इस जीप रैली का इनेकाद हुआ। और देखते हैं ज़रा जी इस जीप रैली के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पर ये सिलसिला था, और हम मेरे ख्याल में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में जो मनाजर थे वो लग रहा था कि हमारे कराची के किसी इलाके। चलें अभी कराची की इस कुछ सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जी कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा एक फ़ैसला सामने आ गया है। कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने थे, इन्हें रोक दिया है। और इसी तरीके से हमने देखा था जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उनको भी रोका गया है। तो ग़ालिबन ये वही सिलसिला है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो वापस असम्बली आ गए हैं और जिनके जो मुअत्तली के नोटिफिकेशन है मुअत्तल हो गए हैं, तो अब वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए हैं। ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और बात हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कर रहे थे। अच्छा, लेकिन इन्फ्लेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉलर जो है वो अभी कुछ देर पहले की खबर है कि वो गिर गया इंटर बैंक में और अभी 276 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 2 रुपये डॉलर नीचे आया है। अच्छा, पहले ये बड़ी हमें चीज़ फील होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 रुपये ऊपर और 15-15 रुपये नीचे आता है, तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि ये हो क्या रहा है। साथ ही साथ आज फिर मरियम नवाज ट्वीट कर देंगी कि डार साहब क्या बात है, ज़बरदस्त, क्योंकि उनकी हुकूमत तो आई 28 नवंबर के बाद है ना, तो आप अंदाज़ा कर लें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन के स्टैटिस्टिक्स में कुछ देख रहा था, वो शामिल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में 30 से 40% इस वक्त है, और वैसे CPI मुझे ये लगता है कि हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा उसके आदाद शुमार हों, क्योंकि हमारे पास प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन मैं कुछ कंट्रीज़ के कुछ ममालिक के, वेनेजुएला में 156% है भाई महंगाई,
अर्जेंटीना में 98% है, तुर्की में ज़ाहिर है कि ज़लज़ले के बाद भी उसके असरात कुछ होंगे और ओवरऑल जो दुनिया की सूरत हाल है उसमें 55% है। अच्छा, बरतानिया में 10% है इन्फ्लेशन, मैक्सिको में 8% है, और भारत हमारा पड़ोसी मुल्क, यानी कि आप सोचें यहाँ पर बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो है तकरीबन 30% या 40%, ठीक है, और ये बढ़ेगी। और भारत में है 6.5% इन्फ्लेशन। लेट दैट सिंक इन। सिर्फ 6.5% भारत में इन्फ्लेशन है, अमेरिका में 6.5% है, और जापान और साउथ कोरिया में भी 4.5 और 5.5। अमेरिका जापान की बात, भाई भारत की मिसाल दी ना, वहाँ पर मतलब 6.5% है। कहाँ वो, कहाँ हम, और हमारी मईशत के इन हालात में खड़ी है, तो ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इस पर आके बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सी ये बता दें आपको, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो एक अहम फैसला आया है वो ये कि कराची की जो नेशनल असम्बली के लिए 9 नशिस्तें हैं वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन को रोक दिया गया है। तो सिंध हाई कोर्ट ने कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दें। असगर उमर ज़रा इसकी हमें मज़ीद डिटेल्स बता देंगे। तो असगर बताइए, क्या आपके पास डिटेल्स हैं? ये पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाने के बाद सुबह सिंध में कराची से 9 सीटें खाली हुई थी, जिस पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया था, और अब 16 मार्च को यहाँ पर पोलिंग होना थी। जब इसके खिलाफ पीटीआई ने यहाँ दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने उसे 21 मार्च पे नोटिस किए थे, लेकिन पीटीआई ने इस पर फिर दोबारा एक अदालत में अर्जेंसी की दरख्वास्त लगाई कि 16 मार्च को इलेक्शन हो जाएंगे तो 21 मार्च के नोटिस का कोई फायदा नहीं होगा 21 मार्च का, और उसके साथ कौमी मसाइल दायर हो चुके होंगे, पोलिंग ये जो है बैलेट पेपर छप चुके होंगे, अमले की तरबियत पे लागत आ चुकी होगी, इसलिए इसको जरा जल्दी कंसीडर किया जाए। और फिर आज ये हेयरिंग हुई चीफ जस्टिस की अदालत में, और अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इससे पहले पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से जो इस्तीफे दिए गए थे उनको डी नोटिफाई किया जा चुका है, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया जा चुका है, और इलेक्शन भी ज़िमनी सस्पेंड किए जा चुके हैं पूरे मुल्क में। तो ये सुबह सिंध में इसकी इजाज़त देना ये नाइंसाफ़ी होगी, और आर्टिकल 25 के ये मुताबिक नहीं होगा। तो आज अदालत ने इनके आर्गूमेंट सुनने के बाद कराची में भी ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए हैं, और 25 तारीख के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे असगर उमर। अच्छा जी, अब हम एक बड़ी अहम खबर शामिल करने जा रहे हैं। वो अहम खबर ये है कि ज़र मुबादला की किल्लत है। आपको बताया कि पाकिस्तान में ये, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि इस साल जो हज होगा उसमें आज़मीन हज को ज़र मुबादला हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, डॉलर्स यानी कि नहीं, डॉलर्स या फिर कोई भी करेंसी नहीं होगी। अब उसके अंदर जनाब ज़र मुबादला बचाने के लिए हज पर कोटे की पाबंदी आयद कर दी है, और हुकूमत को तकरीबन 40 करोड़ डॉलर बचेंगे। 40 करोड़ रुपए बचेंगे, यानी अब जो सरकारी स्कीम के तहत 25% जो हाजी हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाला ज़र मुबादला जमा कराकर बग़ैर कुरानदाजी सरकारी हज की सादत हासिल कर सकेंगे, जबकि जो बकिया 75% हैं उनके साथ जनाब सरकारी कोटे वाले पाकिस्तानी रुपए की शक्ल में अदायगी करके कुरानदाजी में नाम आने पर हज पर जा सकेंगे। तो ज़र मुबादला स्कीम है, इसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ज़र मुबादला मखसूस अकाउंट में भिजवाने के पाबंद होंगे। ये सारी तमाम तर पाबंदियाँ हैं। रवा साल सरकारी कोटे में हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए, और निजी हज ऑपरेटर के तहत अखराजात 15 से 25 लाख तक मुतवक्किल। और ये पता है मतलब मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आगे जी, अच्छा इस पे बात करेंगे, लेकिन जाहिर है जो इस वक्त डॉलर्स की सिचुएशन है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उस पर हमें सारी तमाम तर पाबंदियाँ लगाई। अंजुम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, तो अंजुम से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम, बताइएगा कि ओवरसीज स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, ये जो हमने शेयर की, इसके अलावा भी कुछ है? ये मुश्किलात अगर देखी जाए डॉलर की तो इस वक्त पाकिस्तान में है, किसी को भी डॉलर मिल रहे हैं, तो हुकूमत ने उसका हल ये निकाला है कि तकरीबन 1,79,000 के करीब पाकिस्तान को जो है ना कोटा मिला है। इसमें से 90,000 का कोटा तो निजी टूर ऑपरेटर को दे दिया गया, जो ऑपरेटर होते हैं। तकरीबन 90,000 के करीब जो है ना वो सरकारी हज स्कीम के तहत करेंगे, जिसमें से 25% कोटा जो है 90,000 में से वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रख दिया गया, उनके अहल खाना के लिए। ये भी तकरीबन तादाद बनती है कोई 23-24 हज़ार के करीब, और ये 23-24 हज़ार पाकिस्तानियों को उनके अहल खाना जो बाहर रहते हैं, उनके बेटे वालिद या जो भी रिश्तेदार रहते हैं, वो इनके अकाउंट में ज़र मुबादला भेजेगा,
उस ज़र मुबादला के तहत ये बगैर कुरानदादी के हज करने जा सकेंगे। अब ये स्कीम मुतारिफ तो करा दी गई है और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भी आती हैं। अब हज के लिए अगर बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र आएंगी और रमज़ान में वैसे जो अपने अहल खाना को लोग बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भेजते हैं वो बैंकिंग चैनल से कम होने का खदशा है, क्योंकि बैंकिंग चैनल से जो पैसे आने हैं, डॉलर आने हैं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट जो इस वक्त है मार्केट, जो हुंडी हवाला जिसको हम कहते हैं, वो भी बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र जो रमज़ान में आनी होती है वो भी उस हवाले से आएंगी, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट का जो रेट आता है डॉलर का वो इंटर बैंक से तकरीबन 10-20 रुपये ज़्यादा आता है। तो हुकूमत का ये फैसला तो दानिशमंदाना था, लेकिन इस दानिशमंदाना फैसले से इनकी बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र कम हो जाएंगी। फिर जो 55,000 पाकिस्तानी बचते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी रुपयों में पैसे जमा कराने हैं, उनके लिए भी मुश्किलात होगी, क्योंकि 12-13 लाख रुपए का हज हो गया। निजी टूर ऑपरेटर्स का भी यही कहना है कि उनको भी हुकूमत ने तो कह दिया कि आप अपने तौर पे डॉलर्स का बंदोबस्त कराएं या रियालों का बंदोबस्त कराएं, लेकिन वो रियाल भी 90,000 पाकिस्तानियों के पूरे होना मुश्किल है और उसमें भी हवाला हुंडी का ही चल जाएगा सिलसिला तो के यहाँ से तो लोग मेरे भाई के यहाँ पर पिछले 4-5 साल में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद या आमदन में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ। मैं यही देख रहा था कि 2018 में आपको याद है कि जो हज के रेट्स थे नॉर्थ और साउथ जोन के डिफरेंट होते हैं, 10-15 हज़ार का फ़र्क होता है, तो उस वक्त 2,70,000 और 2,80,000 रुपये सरकारी हज का रेट था और उसके अंदर 45,000 की सब्सिडी दी गई थी नून लीग की जानिब से। फिर 2019 में आके हुआ ये कि फिर वो रेट बढ़ा दिए गए और तकरीबन 4-4.25 लाख का हज हुआ। अब आप मुझे बताएं, अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन 13 से 15 लाख एक तो सरकारी कोटे पे और फिर उसके बाद प्राइवेट वाले की तो हद ही नहीं है। तो ये कैसे लोग मैनेज कर पाएंगे? आपको लगता है कि लोग इसी मैनेज क्या कर पाएंगे? लोगों ने 12-13 लाख रुपए तो वो देने हैं हुकूमत को, हाँ। या फिर निजी टूर ऑपरेटर को जो देने हैं। निजी टूर ऑपरेटर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कम से कम उनका जो पैकेज शुरू होगा वो 18 लाख से शुरू होगा और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो 30 लाख तक भी जा सकता है। बहरहाल जिनके पास पैसे होते हैं वो 30-35 लाख रुपए भी खर्च कर देंगे, लेकिन एक दरमियाना तबका और हमारा जो निचला तबका होता है जो हज की ख्वाहिश रखता है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में होती है और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हज करने जाए। 12-13 लाख रुपए मैनेज करना, जमा करना इस दौर में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे आटा, चावल, गोश्त खरीदना ही मुश्किल हो चुका है, हत्ता कि टमाटर सब्जी खरीदना मुश्किल हो चुका है। जो 100-150 रुपये किलो, और ये तो लाखों में बात आ जाएगी। और ये लाखों रुपए वो जमा कराने, उसके अलावा आदमी जो अपने साथ रियाल लेके जाते हैं वो भी कम से कम लोग अपना जेब खर्च पॉकेट मनी के तौर पर 500 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल जो भी उनकी इस्तात होती है वो भी रखते हैं। और रियाल भी इस वक्त तकरीबन 75 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये मैनेज करना तो पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुझे नहीं नज़र आता। बहरहाल अल्लाह ने जिसको बनाना है उससे जाना है, उससे बंदोबस्त कर लेना है। यकीनन सबकी हम ये देखते हैं जो मुसलमान है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर जाए, हज की सादत हासिल करे, लेकिन हम जो अखराजात देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद खुद वहाँ जाके भी अखराजात भी तो अशफाक वो भी तो करने होंगे, वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम, ये तमाम कर, तो ये बड़ा महंगा हज लोगों को पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भर अभी हम स्पेकुलेट क्या करें, लेकिन अंजुम अब्दुल वहाब वैसे भी बता चुके हैं और भी है जी कि कोटा जितना अंजुम आपको लगता है कि इस दफ़ा वैसे तो दरख्वास्तें दी जाती हैं उसके अंदर से चुनाव होगा, इस दफ़ा तो वो चक्कर ही कुरानदाजी वाला चक्कर ही नहीं है ना। इस दफ़ा तो ये है कि आप ज़र मुबादला जो भिजवाएंगे उनके रिश्तेदार जाएंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल 1.25 लाख तो जो होंगे वो बगैर कुरानदादी के जाएंगे। सिर्फ 55,000 पाकिस्तानी होंगे जो पाकिस्तानी रुपयों में जाएंगे। PIA भी अनाउंस कर चुकी है, वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए टिकट सिर्फ जद्दा का दे चुकी है कि हज के मौके पर। वो डॉलर को भी मद्देनजर रखने के डॉलर मजीद बढ़ सकता है, तो वो 2 लाख तक तो टिकट PIA अनाउंस कर चुकी है। वहाँ पे होटल्स महंगे हो चुके हैं, ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक वाजिब मौका होता है। गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पर सब्सिडी देती है, लोग वैसे भी ज़ख़ीरा माफिया होती है वो उनको भी गवर्नमेंट नहीं पकड़ती है। तो इस तरह के पैसे गवर्नमेंट जमा करके कम अज़ कम इस दफा कुर्बानी के चार्जेस भी अलग होंगे अगर कोई करना चाहेगा वहाँ पर ना, वो तो अलग ही होते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें अलग होंगी, हर चीज़ बिल्कुल अलग होगी और हर चीज़ अलग होगी। लोगों को अपने जाती जेब में जो पैसे रखने हैं वो भी रखने होंगे। ज़ाहिर है जो लोग जाएंगे खाली जेब तो नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल 1,80,000 की जो 179,000 जो लोग हैं वो जमा करना हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा। करोड़ों अरबों डॉलर का ये काम है और जो 90,000 हाजी जाएंगे उनके पैसे निजी हज ऑपरेटर कैसे भेजेंगे
कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी $1 अरब से ऊपर रकम बनती है और $1 अरब यहाँ पाकिस्तान में इस तरह मौजूद नहीं है। तो निजी हज ऑपरेटर है वो किस तरह बंदोबस्त करेंगे ये हुकूमत को भी पता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा अलमिया है कि जो हो रहा है, और इस तरीके से मतलब आप ये सोचें कि मैं इस तरीके से ये याद कर सकता हूँ कि लोग रिटायरमेंट के बाद जो हमारे एहलकार होते हैं वो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि अपने अहल खाना के साथ किसी तरह से हज पे जा सकें, और वो फ़ंड कितना मिलता है 10, 12, 14, 15 लाख इस तरीके से। आप ये सोचें कि उसके अंदर से वो बाज़ लोगों के लिए, इवन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी भी होती है कि एक दफ़ा हमें ज़ियारत हो जाए, उनके लिए वो 1.5-2 लाख रुपए भी मैनेज करना मुश्किल होता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकम वही है या इनकम में 10%, 20%, 30% भी इजाफा नहीं हुआ। अपने अखराजात जो है रोजमर्रा के वो भी इतने बिल्कुल। और इस पर आज़मीन हज को ओवरसीज हज स्कीम जो मुतारिफ कराई गई है, इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान साउथ जोन फुरकान अब्दुल कादिर साहब। कादिर साहब, पहले तो ये बताइएगा जो अभी हम बता रहे हैं कि जो सरकारी उस पर जाएंगे 12 लाख तक का अखराजात, फिर जो प्राइवेट, आप पहले तो ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तमाम तरह इंतजामात करना रकम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी रिपोर्ट किया, बेसिक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हिट है, वैसे ही लोगों के लिए एंड्स मीट करना मुश्किल हुआ है। और लेकिन ये सारा इम्पैक्ट जो आपके हज प्राइसिंग पे आया है वो करेंसी डिवैल्यूशन की वजह से आया है। पिछले साल की जो हमारी प्राइसिंग थी तकरीबन 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की, और इस दफ़ा तकरीबन आज की जो मीडिया की खबरें हैं तकरीबन 1175 समथिंग का पैकेज होगा, 11,75,000 रुपये कम अज़ कम। तो कम अज़ कम तो वो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 52 रुपीज़ टू रियाल लास्ट ईयर हज के ऊपर था, और अभी तकरीबन 75 रुपीज़ से रियाल कैलकुलेट हो रहा है। तो मेजर इम्पैक्ट जो है वो करेंसी डिवैल्यूशन का, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वो जनवरी में गए थे सऊदी अरब, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि प्राइसिंग को किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन वहाँ एक जनरल नॉर्मल इन्फ्लेशन है 10 से 15% का जो होना चाहिए। 3 साल बाद हज हो रहा है अगर रेगुलर हज देखा जाए, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली जो इम्पैक्ट मेजर है वो हमारी करेंसी डिवैल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से प्राइस में जंप आया है। ओके, तो अब ये तो चलें आपने बात कर दी, अब ये जो ओवरसीज़ स्कीम है, ये जो मुतारिफ करवाई गई है, ये क्या है बेसिकली? देखिए, ओवरसीज इसके फ़वाइद नज़र आ रहे हैं या नुकसान? देखें, एक ज़माने नहीं, देखें ये तो एक कंपल्शन में कराई गई ना, अगर आप समझें कि गवर्नमेंट मजबूरी क्या चॉइस थी, मजबूरी थी, ठीक है, हम कोई ये चॉइस ही तो नहीं कर रहे। ओवरसी ये एक ज़माने में आज से 15 साल पहले स्पॉन्सरशिप स्कीम हुआ करती थी पाकिस्तान में, जो बाहर से लोग अपने लव्ड वंस को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को हज के लिए स्पॉन्सर किया करते थे। उस ज़माने में ड्राफ्ट बन के आया करता था बाहर से, और वो पैसे बाहर से भेजा करते थे। उससे लीड ली गई है इन हालात में कि जी इस वक्त क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, तो इस तरह का कोई हम पॉलिसी दें जिसके अंदर फ़ॉरेन करेंसी पे मिनिमम बोझ पड़े, और हज का ये पूरा ऑपरेशन, मतलब यहाँ तक कि एक वक्त तो यहाँ तक था, डिस्कस हो रहा था कि हज को 50% कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं है। लेकिन इसहाकडार साहब ने इसमें स्टैंड लिया कि नहीं, हज का मामला है और इसके अंदर हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक फरीज़ा है और 3 साल बाद हज हो रहा है। देखें, 2 साल कोविड का टाइम और पिछला साल जो था उसमें एक तो बहुत कम लोग थे, टाइम बड़ा कम था, और एक बहुत बुनियादी पाबंदी थी कि 65 ईयर से ऊपर वाले हज नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान से 50% से ऊपर हाजी जो जाता है वो 65 ईयर से ऊपर जाता है। जैसे आपने कहा, लोगों की सेविंग्स होती हैं, लोग अपने रिटायरमेंट के बाद प्लान करते हैं, बच्चे अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अच्छा, जब 65 से अबव नहीं जा रहे तो उनके साथ, अगर उनके साथ कोई बेटा जा रहा है, उनकी फैमिली जा रही है, तो वो भी अफेक्टेड हो गई। उन्होंने कहा जी वो नहीं जा रहे तो हम भी अगले साल हज पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। यकीनन प्राइसिंग यकीनन ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट की, वो अगर 90,000 का कोटा गवर्नमेंट का है तो 1.5 लाख दरखास्तों से ऊपर है। इस वक्त जो अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है? बिल्कुल जी, ऐसा ही बिकॉज ऑफ द बैकलॉग, 3 इयर्स का बैकलॉग है। 1.5 लाख से ऊपर दरखास्तें आएंगी। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा से हमें सपोर्ट करते रहे, लेकिन फिर उसके अंदर वो तबका चेंज हो जाएगा ना, कि पहले मैं जिस तरह से तस्करा कर रहा था कि लोग 1.5-2 लाख के लिए भी लोग कर्ज लेके या किसी तरीके से जोड़ के वो करते थे। अब बहुत इसमें थोड़ा सा ये भी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मतलब जो बैरून मुल्क अगर किसी का अजीज नहीं है तो क्या वो किस तरीके से फिर ये सारी चीज़ें अफोर्ड करेगा, क्योंकि 25% कोटा तो उन लोगों के लिए रखा गया है। जी, देखें, जो स्कीम मौजूद है, जो अगर बाहर से पैसे नहीं मंगवा सकता किसी वजह से, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई बाहर से नहीं है, नहीं भेज सकते, तो फिर वो एक लोकल
बैंक के थ्रू अप्लाई करेगा, जैसे नॉर्मल स्कीम है, वो ऑप्शन तो अवेलेबल है, बस उसमें कुरानदाजी होगी। इन लोगों के लिए उनको एग्जाम्पशन दी गई है कि जो लोग बाहर से पैसे मंगवाएं उनकी कुरानदाजी नहीं होगी, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा ताकि वो अपनी स्पेस गारंटी कर सकें। अच्छा, दूसरा ये है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, हुकूमत नहीं ला सकती पैसे, वो कहाँ से लाएंगे? नहीं जी, टूर ऑपरेटर्स के लिए भी जो इनिशियली हमें बताया गया है, जो क्योंकि अभी पॉलिसी कैबिनेट तो पास नहीं हुई, लेकिन सेम टू सेम ये कह रहे हैं कि जी 50% जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आप ऐसा मंगवाएं और 50% हम लोकली आपको अरेंज करके देंगे। जो गवर्नमेंट अरेंज करके देगी, जो गवर्नमेंट जो की पॉलिसी है वही 50% की पॉलिसी है। जब वो आएगी तो नहीं होगा, अभी जब पॉलिसी आएगी तो पता चलेगा कि हमें अगर 100% का आते हैं कि जी बाहर से अरेंज करके दें। उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पॉलिसी में जो हमने इनिशियली पढ़ा है प्रेस मीडिया में, उसमें ये कंडीशन लगाई गई है कि जिन लोगों के पास अपने यहाँ सेविंग डॉलर्स के अंदर हैं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से जो उनका अपने डॉलर्स हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बाहर ही से मंगवाने पड़े। तो अगर किसी इंडिविजुअल की सेविंग है, आपको मालूम है कि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो हज को प्लान करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, उनको पता होता है कि जी इन्फ्लेशन डिवैल्यू हो रही है, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो हमारी गवर्नमेंट भी, सरकार भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं कि लोगों ने अपनी सेविंग्स को फॉरेन करेंसी पे कन्वर्ट किया है, डॉलर में कन्वर्ट किया। ऐसे ही हुजाज ने भी किया है कि जी हम हज कर सके, ऐसा ना हो कि हमारे बस से ही बाहर निकल जाए हज एक वक्त आए। अब वो जो सेविंग उनके पास पड़ी है, चाहे उनके अकाउंट में हो या उनके घरों में पर्सनल सेविंग्स हो, वो क्या करें? ठीक है, उन्होंने सेविंग रखी इसलिए थी कि हम इसके जरिए हज कर लेंगे, लेकिन उनको गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम नहीं अवेल करेंगे जब तक आप बाहर से नहीं मंगवाएंगे अकाउंट में। अच्छा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिएगा कि एक तो लोग रखते हैं अकाउंट्स में, आपका अपना अकाउंट है, आप अपना क्राउड अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं रखते अकाउंट जी, लोगों के अपनी सेविंग्स भी होती है, जो लोग कैश रखते हैं तो वो भी यूज नहीं कर सकते, वो भी यूज नहीं, डॉलर भी नहीं यूज हो सकते। यानी कि जो बाहर से जो मंगवाएंगे वो सबूत आपको देना होगा कि आपके रिश्तेदार मखसूस अकाउंट में आएंगे, मखसूस अकाउंट में। आप देखें हमारे जो मतलब जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनका बेटा बाहर से आया, वो डॉलर्स बच गए, उन्होंने अपने पेरेंट्स पे जमा करा दिए कि जी आप यहाँ सेविंग करते रहें, जब हज पे जाएं तो यूज कर लीजिएगा। अब वो बचाने के जी हमने तो करेंसी रखी हुई है, फॉरेन करेंसी, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट कहती है नहीं जी दोबारा बाहर से मंगाओ, ये करेंसी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं वो अपनी सेविंग्स को जो है वो यूज़ कर सकें। किसी भी मद में कम से कम इस्तेमाल तो हो रहा है ना, ये तो एक बड़ा मसला होगा, वरना फिर बाद में फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सबको बैठ जाना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि उनका एक मखसूस अकाउंट होगा जिस अकाउंट में सारा ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि 800+ हज ऑपरेटर्स हैं और सबके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो वो कोई सेंट्रलाइज तो रेमिटेंस आ नहीं सकती। तो उसके लिए हमने उनसे गुजारिश की है मिनिस्ट्री से कि जी हमें USD डॉलर अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी जाए कि कोई बाहर से पैसे अगर भेजता है ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो डॉलर अकाउंट में आ जाए, वो डॉलर से ही चले जाएं ताकि ना गवर्नमेंट पे बोझ पड़े और ना बाकी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साहब गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमें सारी सूरत हाल के हवाले से सूरत हाल गिनौने क्लियर। तो प्लान करें जी, आज से किसी रिश्तेदार को आपने बाहर भेजना है, फिर उस रिश्तेदार ने इस काबिल होना है कि वो आपको पैसे भिजवा सके आप पे भरोसा करते हुए, और अपने जो फॉरेन करेंसी, उसके बाद फिर आप इस काबिलियत में आएंगे कि आप हज कर सकेंगे हुकूमत पाकिस्तान के जो सारा फार्मूला है उसके मुताबिक। अच्छा जी, यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं हमारे सामने है, और वो ये है कि CTD का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कलदम तंजीम के 11 कारिंदों को हिरासत में ले लिया है। और तर्जुमान CTD इस हवाले से मजीद भी बता रहे हैं, कहते हैं कि मुल्जिमान कराची में होने वाली दहशत गर्दी में मुलविस रहे। तो नज़ीर शाह हमें बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसे नाम और इनके क्या इस वक्त दफात और दहशत गर्दी के मामलात रहे। नज़ीर बताइएगा इसकी क्या डिटेल सामने आई, CTD के तर्जुमान ने मजीद क्या बताया? बिल्कुल देखेंगे, CTD सिंध ने कालादम जमातों के खिलाफ घेरा तंग किया और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। और तर्जुमान CTD का ये कहना है कि इस ऑपरेशन में कालादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 11 मुलजमान को हिरासत में लेकर अब उनसे तफ्तीश की जा रही है। और ये भी बताया गया कि ज़ेर हिरासत मुलजमान कराची में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुलविस रहे हैं। और तफ्तीश के बाद जो इनमें मुश्तबा पाए जाने वाले ज़ेर हिरासत मुलजमान होंगे, उनका नाम बाकायदा 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा ताकि उनकी मॉनिटरिंग तेज की जा सके और मुस्तकबिल में अगर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कोई करता भी है तो उसकी रोकथाम की जा सके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तफसीलात दी। चलें जी, और साथ ही हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि 10 बजे तक वफ़ा हुआ था, समाअत होनी थी तोशाखाना रेफरेंस में। अब दोबारा से समाअत हुई है और सेशन अदालत में तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक जो समाअत है उसमें 2 बजे तक का वक्फा दे दिया गया है।
इमरान खान के वारंट जारी किए, तब से बाहर तमाशा बना हुआ है। ये वकील की जानिब से बताया गया। शेर अफजल कोई केस बता दें जो लंबे अरसे से अदालत में चला हो। ये जज के रिमार्क्स थे। साथ ही जज साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान दीगर अदालतों में आए लेकिन सेशन अदालत में नहीं आए। इमरान खान की हर बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 2 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया है और अदालत की वकील शेर अफजल मरबत को अपना वकालतनामा जमा कराने की हिदायत सामने आई है। तो 2 बजे तक का इसमें वक्फा आ गया है। अच्छा जी, केस पे केस हैं जी। और अगले केस जो है वो खान साहब से मुतालिक है तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्तों पर। तो इससे मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी थी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ के साथ दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। अदालत ने कहा कि बाद नज़र में इमरान खान के बयानात सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हैं। ऐसे में दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हैं। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिए और हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की थी। तो आबिद खान से मजीद जानने दें। आबिद, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 दरख्वास्तों की समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्तों पर जो ऑफिस एतराज था वो बहाल रखा और अदालत ने इन्हें नाकाबिल समाअत करार देकर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि बादी नजर में इमरान खान के बयानात सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के मुतल्लिक है तो दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में कैसे काबिल समाअत है। हाई कोर्ट ऑफिस ने भी दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर एतराज आयद किया था और उसका भी यही कहना था कि दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। जस्टिस शुजात अली खान ने हाई कोर्ट ऑफिस का ये एतराज बरकरार रखा और ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अदालत को बताया गया था कि इमरान खान की सरबराही में अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म कंपेन चलाई गई है। अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए अपने वर्कर्स के साथ अदालतों में आते हैं, लिहाजा उनका ये अमल तौहीन अदालत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम अदालत ने दरख्वास्तें जो है वो अपने नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी हैं। जी ठीक है जनाब, हमें आगाह कर रहे थे आबिद, बहुत शुक्रिया। और आज भी हमें लग रहा है कि समाअत और केसेस के हवाले से बड़ा हैपनिंग डे होगा। आपको साथ में ये भी बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करने के हुक्म में तोसी कर दी है। जनाब, आपको साथ में ये भी बताएं और समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि मामला फौरी नौयत का है, जल्द समाअत की जाए, हुकूमत अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देगी। तो ये मामला है जनाब। जी जनाब, तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कैफ़े खलील का एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक गाना था, कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था और आगे कई बार हुआ था, ये मुझे नहीं मालूम कि कई बार हुआ था। तो बहरहाल तो उनका जो गाना था उसको जनाब मुख्तलिफ ज़बान में गाना गाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बड़ी अच्छी इन्होंने गाना गाया और ये वायरल जी। अगर ये गाना अशफाक सत्ती गाता तो किसी को समझ ना आता मैं ना। कभी भी वायरल नहीं होता और मैं तो यहाँ से क्योंकि हम लोग सुनने पे भी यकीन रखते हैं और देखने पे भी यकीन रखते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में मोहसिन शाहनवाज रांझा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर वो अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पे जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी, ये अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। अगर यही रवैया अपना लाए एक एक मुल्जिम, हम नवाज शरीफ 200 दफ़ा पेश हुआ है लोअर कोर्ट में, 3 दफ़ा साबका वजीर आज़म है, 2 दफ़ा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। एक शख्स जो है इतने ओहदों पे फायज रहने के बावजूद एक सेशन कोर्ट में एहतराम से पेश होता है, और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसकी चोरी पकड़ी गई है, इस्तगासा आया और पाकिस्तान के एक अदारे ने, जो आईनी अदारा है, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। मुद्दई भी पाकिस्तान का एक आईनी अदारा है और एक आईनी अदालत है। वो शख्स जो है वो पेश ही नहीं हो रहा अदालत में। चले नहीं तो मोहसिन शाहनवाज रांझा इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर अशफाक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए।
अच्छा जी, चलिए तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि किस तरीके से ये जो गाना था कैफी वाला, अगर मैंने गाया होता तो किसी ने तवज्जो नहीं दी जाती। मैंने दी कहा होती। भी था किसी अशफाक कि मुझे तामिल सिंगर सुनाओ ने ये गाया आप होता गाना। तो ना मैंने तवज्जो दी कोशिश होती। की थी कि मैं सुन सकती हूँ तो मैं सुन लूँ। जितने इफेक्ट उसने लगाए थे ना, तो वो मैं नहीं लगा सकता यार ना। उसकी लैंग्वेज नहीं है वो। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। बस कर दे। तो इस तरह से तो कोई भी गा लोग सकता स्विच कर देंगे, उनके हमारे हाथ अंदर में भी वो रिमोट है। बर्गर रिमोट टच आ सकता है। हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। मसला है ना आप लोगों का, आप देखना ज्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। अच्छा, पहले आप कहते हैं अच्छा ओके रुको ये क्या गा रही है। अच्छा उन्होंने और भी गाने गाए हैं और लैंग्वेजेस में भी गाए हैं। यस, एमा हीस्टर जिनका नाम है। खैर इनसे आगे बढ़ते हैं। सही से नहीं पता था। हाँ, इनसे आगे बढ़ते हैं जनाब। बात करते हैं अब अपने पंजाब की, और बाहर से निकल के आते हैं और जो डच गुलकारा है वहाँ से। और मार्च का महीना शुरू होता है तो सबको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं किसकी, बाहर के मौसम की, स्प्रिंग की। अशफाक फिर आप कुछ गुनगुनाने भाई जश्न बहारा, आप ये देखें इतना खूबसूरत वो फेस्टिविटी होती है। आई यूज्ड टू गो टू लाहौर कॉलेज के दिनों में 2 दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला था, और बाकायदा हमारे आप सोचें बसंत के मौके पर मुतालियाती टूर्स होते थे कॉलेज के। कैन यू इमेजिन? तो आप मुताले के लिए ही जाते थे? पक्की बात है। वो मुतालिया किताबों का नहीं होता था, वो फेस्टिविटी का होता था। इससे आगे बात आपसे नहीं करूंगी। पतंगों का होता था। अच्छा ठीक है। और पतंगों तो देखने पतंगे जाते थे। चले जी, जश्न बहारा की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में महकमा इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज़ हो गया है, जो 12 मार्च तक जारी रहेंगे। और पंजाब में बड़े एहतमाम किया जाता है इसका जी। और जश्न बहारा में लोक मौसीकी, महफिल गज़ल, मज़ाहिया शायरी, मुसव्वरी, लकी ईरानी सर्कस, खानों, दस्तकारी और साइकिल रेस समेत कई प्रोग्राम्स हैं, उनको तरतीब दिया गया, उनका इनेकाद किया जाएगा। जश्न बहारा की तकरीबात एक्सपो सेंटर, ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क, शाही किला, हॉकी स्टेडियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में मुनक्किद की जाएंगी। और 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली इन तकरीबात का मकसद है कि आवाम को तहजीब, उनके कल्चर, सकाफत के रंग देखने का मौका फराहम किया जाए। क्या बात है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, यानी कि हम कोशिश करें कि उनको लाइन अप कर लें इसके लिए। तो ये 12 मार्च तक जनाब ये सिलसिला, अच्छा जी मुझे डांटा जा रहा है इससे मुतालिक, तो मैं इस पे भी बात करूंगा और मैं मुजम्मत भी करता हूं। बता दें, आप तो घूम चुके हैं, आपने कहा कि मैं जी जश्न बहारा। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, रेस कोर्स ग्राउंड और उससे ओवरऑल सब जगह आप ये देख लें कि अब चूँकि हमें बात करनी है जब तक हमारे मेहमान आते हैं हमारे साथ, तो बात ये है कि वो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आप लाहौर में एक फेस्टिविटी को देखें और बड़ा मैनेज्ड अंदाज में अगर सारे लोग उस पर पार्टिसिपेट करें तो एक काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है, काफ़ी कुछ देखने का मौका मिलता है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कल्चर। तो बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस होता है। तो अशफाक, आपने पतंग वगैरह उड़ाई है? हाँ जी, पतंग मैंने उड़ाई। काटी है पतंगे? काटी हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ा रिस्की होता है ना। आप ये देखें कि आपका गला भी कट सकता है अगर जिस तरह से डोरें होती हैं, तो बड़े उसके अंदर पाबंदियां भी लगी इसी वजह से। आप ये देखें कि ये जो डोर पतंगे कटने के बाद फिर उसके चक्कर में बच्चे गिर भी जाया करते हैं, फिर धाती डोर आ जाती हैं। तो इस पर जश्न बहारा से मुतालिक फाइनली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम हसन मुराद, वज़ीर बराए लोकल गवर्नमेंट पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फेस्टिविटी अपनी जगह, और जाहिर है कि हम बड़े खुश हैं ये सोच के कि ये पंजाब में ये चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन क्या ये पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है? और अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जी, इसमें देखें सबसे बात जो बड़ी है बताने वाली और जिस पे शायद दाद भी मिलनी चाहिए, वो ये कि ये तकरीबन 75 से 80 इसमें इवेंट्स हो रहे हैं और इसमें 1 रुपया जो है वो हुकूमत पंजाब का नहीं लग रहा। अच्छा, ये सब जो है ये सब स्पॉन्सर्ड है। डिफरेंट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ टेलकोज हैं, कुछ वैसे कंपनीज हैं FMCGs की। तो इसके अंदर तकरीबन जो है ये 15 मेन इवेंट्स हैं और हर इवेंट के अंदर 5 से 7 जो है सब इवेंट्स हैं। और ये पूरे लाहौर और पूरे पंजाब के और पूरे पाकिस्तान से जो लोग भी इसमें आके शिरकत करना चाहें उनके लिए इसके अंदर फूड एंड आर्टिसन मेला भी है। इसके अंदर बड़ी जो लाहौर की शाहराएं हैं पुरानी तारीखी, उनकी इल्यूमिनेशन है, उनको उसमें चरागा किया गया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख जो एंट्री है जो इन जगहों पर जाने की, उसकी कोई फीस मुकर्रर की गई है या फ्री एंट्री है? ज़रा ये भी बता दें कैसे शिरकत करें हम। जी देखिए, इस बात पे भी शायद आपको यकीन है कि पाकिस्तान के जितने बड़े स्टार्स हैं इनकी हर रोज एक कॉन्सर्ट है और ये सब जगह जो है हर इवेंट टोटली फ्री है। इसमें आम आदमी आ सकता है, इसमें आपके जितने बड़े लेजेंड्स हैं वो होंगे, इसमें फोक परफॉर्मेंसेज हैं, इसमें कव्वाली है, इसमें कॉन्सर्ट्स है,
इसमें फूड फेस्टिवल है, इसमें सर्कस है, जो पाकिस्तान का सबसे मशहूर सर्कस है, पुराना सर्कस है, वो भी है। और इसके अंदर हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया है। और इसके अंदर इसके साथ साथ एक बहुत पुरानी एक चीज इवेंट होता था जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था, वो भी हमने दोबारा अरेंज करा है, लाहौर मैराथन। तो मैं पूरे पाकिस्तान से लोगों को कहूंगा कि आप आए और इसके अंदर एक हमारे जिसमें बहारा का हिस्सा बने और हमारे साथ जो है ये पंजाब के रंग, लाहौर के रंग देखें। और उस दिन जब मैं गया ये फूड आर्टिसन मेले पे, तो आप यकीन करें कि मरी से लेके राजनपुर, मतलब नॉर्थ पाकिस्तान से लेके साउथ पाकिस्तान तक जितनी हमारी सकाफत है, जितने हमारे आर्टिसंस हैं, जितने हमारे फूड के फ्लेवर्स हैं, वो सब उधर मौजूद थे एक ही पार्क के अंदर। तो मैं आपको भी दावत दूंगा, मीडिया को और आपको, कि आप भी आए और इसको विजिट करें। और इसके अंदर जो स्पोर्ट्स मेलाज हैं, जो इसके अंदर बाकी फूड इसमें है, इसमें जो बाकी कॉन्सर्ट्स हैं, इन सब में हिस्सा लें। अच्छा। और इसको एक कामयाब हम इवेंट बनाएं। अच्छा, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये लाहौर में ही हो रहा है या लाहौर के अलावा दीगर पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी इसका इनेकाद होगा? जी, ये लाहौर में और बुनियादी तौर पे फैसलाबाद में हो रहा है। और फैसलाबाद में आपको पता है कि टेंट पेगिंग जो है ये बड़ा एक यूनिक आर्ट है और ये खत्म होता जा रहा है। तो फैसलाबाद के अंदर टेंट पेगिंग का एक पूरा कंपटीशन चल रहा है इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें कई मुल्कों से टीम्स आई हुई हैं वो बड़े स्टेडियम के अंदर। और उधर भी जो है सेम कुछ इवेंट्स जितने जो लाहौर में हो रहे हैं वो उधर भी हो रहे हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि लाहौर जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ पंजाब है, द प्रोविंस है, तो हम ज्यादा हमारी जो है वो तवज्जो इधर के इवेंट्स पे है। लेकिन फैसलाबाद में भी हो रहे हैं, पूरे पंजाब में मनाया जाता है। तो ये जो मैसेज है, जाहिर है लोगों को खास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसको फेमिलियर कराना है, जो कल्चर है, जो तहजीब है उससे। तो ख़ास तौर पे जो एजुकेशन में अगर हम बात करें, जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए कोई प्रोग्राम इस तरह के, वो किस तरह इसमें हिस्सा ले सकेंगे, पूरा वीक किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रहे, तो ये क्या प्लान है? जी, एक तो हमने जो है म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन है, तो इसके अंदर जितनी मेन स्ट्रीट्स हैं उधर हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को कहा है कि आप आके जो है इधर पेंटिंग करें और उसमें अपनी स्किल और अपनी हुनर का जो है वो दिखाएं। और उसके साथ साथ जो है एक हमने इवेंट रखा है जो पुराने लाहौर के किले के अंदर है, जिसके अंदर आप हिस्ट्री बाय नाइट लेंगे। और उसके अंदर साथ साथ एक फीचर है दास्तान गोई। तो आपको पता है कि स्टोरी टेलिंग जो है ये भी इट इज़ अ लॉस्ट आर्ट नाउ। तो हमने जो है स्टूडेंट्स को, यूथ को उधर जो है इनवाइट किया, बुलाया है कि आप आए और उधर जो है ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट है स्टोरी टेलिंग में, उनसे बड़े भी छोटे भी मिल के जो है उधर उनसे जो है कहानियां सुने और अपने जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हों। और इसके साथ साथ जो है जो स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन हैं, जिस तरह बाइसिकल रेस है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पार्ट लेंगे। और साथ साथ जो लाहौर मैराथन हो रही है संडे को, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें भी नौजवान और मेरे ख्याल से हर उम्र के लोग जो है खास तौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूथ और बाकी सब जो है इसमें हिस्सा लेंगे। जी, ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम हसन, बहुत शुक्रिया। अभी बता रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है और कितनी फेस्टिविटी होगी, कैसे माहौल में अशफाक जब हम देख रहे हैं, सियासी तलकी बहुत है और ज़्यादा हम देख रहे हैं असल मेरा मसला था कि पैसे नहीं परेशान हैं, पैसे नहीं है, उसमें ऐसे एक्टिविटीज़ के लोगों को फ्री पासेज हो, कॉन्सर्ट हो, वहाँ पर वो जाएँ, इंजॉय करें, साथ ही अपने कल्चर से भी आगाही हासिल करें। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि खैर ऑफिस से सारे इवेंट हो जाए और लोग भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। अच्छा, शुरू में जो हमने तस्करा किया था आपसे कि किस तरीके से यहाँ पर गर्मी का दौर है, बाहर जाएं, सीट पे गाड़ी की नशिस्त पर बैठें या बाइक की नशिस्त पर बैठें तो आप उछल के एकदम रह जाते हैं कि भाई ये इस कदर शदीद पार्क करें ना अपनी गाड़ी को। हाय ये रे मासूमियत, कहाँ से लाऊं मैं ये छाऊं, कहाँ से लाऊं मैं ये ढूंढने थोड़ा टाइम लगा लें, जल्दी आ जाए। मुझसे ज़्यादा बेहतर ढूंढने वाले होते हैं जो कि वहाँ पर गाड़ी पार्क करके जाते हैं या शेड्स लगाते हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और अभी इन दिनों में प्रेडिक्शन भी की गई है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, 35-37। आप ये देखें कि अभी ये मार्च चल रहा है और इसमें ये हाल है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे भी खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बर्फ़बारी हो रही है और इसी तरीके से पीर चनासी का ये इलाका है, सयाती मकाम है आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर स्नो फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है और मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह शिरकत कर रहे हैं। देखा कि वहाँ पर लोग स्नो फेस्टिवल से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि हम यहाँ गर्मी को कब से ही वेलकम किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई एसी कब चलाएं, बिल ज़्यादा आ जाएगा और अभी थोड़ा और रुक जाएं। लेकिन गर्मी है, अब इसकी पेशन गोई भी हो गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर से याद आया तो ज़रा हम चलते हैं, देखते हैं कि सियासतदान जो हैं उनके क्या मामला चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के
नाकाबिल ज़मानत वारंट के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा भी की गई है। तो शाह खालिद से जान लेते हैं। शाह खालिद, आज ही समाअत होनी है, इस्तदा भी की गई है, क्या बताइएगा? देखिए, आज दरख्वास्त में जो है इस्तदा की गई है कि समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इमरान खान ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने वकील अली बुखारी के जरिए दरख्वास्त जो है ये दायर की है, जबकि इमरान खान के वकला की आज की केस की समाअत जो है ये इस्तदा की गई है कि आज इस केस को मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी है, जबकि इमरान खान के वारंट मनसूख किए जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई की केस में इमरान खान के वारंट जो है ये जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं और ये नाकाबिल ज़मानत है। तो उसी फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और ये इस्तदा की गई है कि इस केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर करें, ताकि जो मकामी अदालत का फैसला है वो मुअत्तल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद, आपने हमें तफसीलात दी। अच्छा जी, अब आपकी जल्दी से हम मुलाकात करवाते हैं ऐसे मेहमान से जिन्होंने अमेरिका में होने वाले इस्लामी कैलीग्राफी के नुमाइशी मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। हरीपुर के सैयद ज़मीर शाह ने मुकाबले में 19 इस्लामी मुल्कों के कैलीग्राफर्स को पीछे छोड़ा और पहली पोजीशन हासिल की और अब बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको पहचान मिल रही है और पेशे के एतबार से ज़मीर शाह स्कूल में ड्राइंग मास्टर हैं जी। और साथ ही अब हम उनसे बात भी कर लेते हैं। ज़मीर शाह हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आपने कैलीग्राफी कब सीखी और किस तरीके से ये शौक़ आपको हुआ, क्या बताइएगा इस बारे में? 88 में मैंने इब्तिदा में ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था, स्कूल टीचर का, और उसमें थे हमारे ड्राइंग टीचर रियाज साहब। तो उन्हें देख के थोड़ा सा मुझे इब्तिदा में ड्राइंग वगैरह का शौक़ पड़ा। उसमें कैलीग्राफी तो शामिल नहीं थी, मंजर कशी, पोर्ट्रेट और इस तरह के काम वाम शामिल थे, टेक्निकल ड्राइंग वगैरह। उसके बाद फिर साल का वो डिप्लोमा हासिल करने के बाद, सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद, फिर अमली ज़िंदगी के अंदर जब हमने देखे हैं टीचर्स जो थे, जो मार्केट में काम करने वाले टीचर्स थे, उनसे मैंने काम सीखा है। पहले जो टीचर थे मेरे वो राशिद साहब थे, जिनसे मैंने कैलीग्राफी सीखी है, मुसव्वरी और मंजर कशी वगैरह वाला प्रोजेक्ट वगैरह सीखे हैं। फिर उनके साथ रिलेटेड थे अलवहीद आर्ट, सजाद साहब, इफ्तिखार बेग साहब, नसीर साहब, और फिर इन सब टीचर्स के जो उस्ताद थे इलाही बख्शमुती साहब, 2011 में मैंने उनसे फिर ख़ताती सीखनी शुरू की है। और 2011 के बाद फिर अब तक मैं कैलीग्राफी से ज़्यादा वाबस्ता हूँ। उसमें मैंने मुसव्वरी और मंजर कशी वगैरह वाले काम छोड़ दिए हुए हैं। शौक़ नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन यह है कि काम कर रहा हूँ अभी तक। अच्छा, तो ये अमेरिका में जो ये इस्लामी कैलीग्राफी का मुकाबला था, इसमें शिरकत के लिए आपने कैसे वहाँ पर रब्ता किया, वो कैसे हुआ? इस मुकाबले में शिरकत का मामला ये कंपटीशन चूँकि ऑनलाइन था, तो इस ऑनलाइन कंपटीशन में हमने अपना वर्क जो भेजना होता है वो जीमेल के ज़रिए उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। पेंटिंग्स और उसकी बनाने की वीडियो और उसका थीम, उसका बायो और अपनी पेंटिंग की डिटेल और अपनी सीवी वगैरह और पिक्चर्स, जीमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह। तो फिर वो काम सबमिट करते हैं और उसके बाद फिर इसके जजेस होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इसके जजेस बुलाते हैं अमेरिका में, और इस दफ़ा उन्होंने ऊपर सुपरवाइज़र जज भी रखा हुआ था और 4 जजेस के नतीजे में उन्होंने फिर ये फाइनलाइज़ किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मेरे लिए प्रेसिडेंट अवार्ड, और उसके बाद एक एडिशनल 5वें नंबर पर स्पेशल अवार्ड वगैरह रखा है। तो आपको ज़मीर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली और आपको अवार्ड भी मिला, तो वो कौन से फ़न पारे थे जो आपने पेश किए थे? एक ही फ़न पारा इसमें भिजवाया था मैंने जी, सिर्फ एक ही फ़न पारा, और ये स्पेशली इसी इवेंट के लिए मैंने तैयार किया था, आप सल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए। आर्ट फॉर द लव ऑफ फॉर द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें मोहम्मद के नाम पे जो पेंटिंग जो बनी है, मैंने इसी कंपटीशन के लिए बनाई थी और इसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम मैंने लगाया है। कमोबेश 3.5 महीने इसकी पेंटिंग के ऊपर मैंने काम किया हुआ था।
और ये क्या पहली दफ़ा है, इससे पहले भी आपने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया और पोजीशन हासिल की? जी, इससे पहले जो कामयाबी थी वो साल 2021 में अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर से मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था मॉडर्न कैलीग्राफी में। मेरी 3 बाई 4 फुट की एक पेंटिंग थी, उस पर 25,000 रुपये इनाम मिला था और ऑल पाकिस्तान कंपटीशन था, उसमें पूरे पाकिस्तान से कम बेश 450-500 पेंटिंग्स भिजवाई गई थी, उसमें मेरा इनाम फर्स्ट था। और उस इनाम को लेने में जब गया तो वहाँ पर मैंने एक डेमो तौर पर एक पेंटिंग भी बनाई थी, जो 2-3 घंटे के अंदर मैंने बनाई थी पेंटिंग। और उस पेंटिंग को बनाने के बाद वहाँ पर जो मौजूद थे डायरेक्टर जुल्फ़ी साहब, मैंने पेंटिंग उन्हें तोहफे में दी थी और वो पेंटिंग फिर उन्होंने फ्रेम वगैरह करके उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब को तोहफे में दी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। सैयद ज़मीर शाह साहब बहुत शुक्रिया और ज़बरदस्त इनका काम हमने देखा। और अशफाक, दिस इज़ वेरी, कहते हैं ना इसमें थेरेप्यूटिक है ये, आप मुसव्वरी की तरफ जाएं। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सीखते हैं, ये तो खैर ख़त्ताती है, लेकिन कुछ लोग वाटर कलर से पेंटिंग्स बनाते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जो जज्बात होते हैं, जब आप उसको कैनवस पे इज़हार करने का तरीका होता है, इज़हार एक मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, तो इसमें बड़ी थेरेपी है। और कुछ लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो इससे बड़ा। तो कभी आपने कोई कोशिश की ऐसी? मैंने कोशिश की है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सीखूं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जॉब ऐसी है। स्केचिंग सीखना चाहती हूँ। अच्छा, आई वॉन्ट टू लर्न स्केचिंग, ताकि मुझे बड़ा शौक है, ऑयल पेंटिंग का शौक है, लेकिन आती नहीं है। चलें, ट्राई करने से सब कुछ आ जाता है जी, खुद समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।